बोलिए। आप रीड करो एक बार उसको। देखो, जो भी पब्लिक सर्वेंट होगा तो उसकी एक पब्लिक कैपेसिटी रहेगी। पब्लिक कैपेसिटी होगी तो उस पब्लिक कैपेसिटी के कारण, पब्लिक वेलफेयर के कारण वो इंटरेस्टेड है। और फिर भी वही मैटर उसी के पास में आ जाता है कुछ एडजुडिकेशन के लिए। भी कांट से कि वो उसमें इंटरेस्टेड वाला पार्ट होगा ऐसे। देखो, काफी केस होते हैं इस टाइप के, जैसे जहाँ पे अनलॉफुल असेंबली वगैरह जैसा पार्ट है, वहां पे कुछ लगा दिया उन्होंने, रोक लगा 5 या 5 से ज्यादा लोगों ने इकट्ठे नहीं होना। कल को चैलेंज भी किया जाएगा उसके रिगार्डिंग। चैलेंज किया जाए इनडायरेक्टली, उसी के ऑर्डर को चैलेंज करेंगे और उसी के सामने भी चैलेंज करेंगे। तो हम ये नहीं बोलेंगे इन्होंने जो ऑर्डर लगाया ये तो पक्का ऐसे करेंगे, भी अपने फेवर में चलेंगे। तो वो पब्लिक कैपेसिटी में उन्होंने बोला भी कोविड है तो 5 से ज्यादा नहीं इकट्ठे होने, फंक्शन है तो नहीं इकट्ठे होने, ऐसे टाइप की सिचुएशन आ जाएगी। तो ये आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में भी ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। आर्टिकल 19 में है फ्रीडम वाला पार्ट है। तो प्रेजेंट में एग्जांपल ले लो, जैसे आप इसमें 25 की एक्सप्लेनेशन की 525 की एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं इसमें। अब जैसे ना खनौरी और वो जो बॉर्डर वाला क्राइटेरिया है, उसको ओपन करने के हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दे दिए, उसको ओपन करना है। तो अब उस रीजन से हो सकता है कि हरियाणा के कोई डीसी है वो ऑर्डर कर दे भी यहाँ पे कोई प्रोसेशन नहीं होना चाहिए, ये पास कर देंगे ऐसे, ये भी हो सकता है उस सिचुएशन में। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि पहले 144 था, अब नया जो है बस नंबरिंग उसमें चेंज हो जाएगी। तो अब उसमें पॉइंट क्या हो जाएगा कि ऑर्डर तो वही डीसी निकालेगा, बट इशू क्या हो जाएगा उसके रिगार्डिंग क्राइटेरिया कि चैलेंज कहाँ करेंगे। एक बार चैलेंज तो वही होगा, वहां पे हम ये नहीं बोलेंगे सेम ही पर्सन जिन्होंने ऑर्डर पास किया, सेम ही पर्सन जिस चीज को दोबारा से हटाना है, उसके चैलेंज है उसके रिगार्डिंग उस चीज को सुनना। तो वो जो क्राइटेरिया उसके साथ में, तो ये पार्ट इसमें आपस में रिलेटेड है। 163 वगैरह है, ये सेक्शन 161 है जैसे इसमें प्रेजेंट वाले जैसे इनमें, तो वो उन्हीं के इक्वलेंट वाला क्राइटेरिया है। जो चैप्टर 11 है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, this chapter has to be read with article 19 clause 2 of the constitution. Article 19 clause 1 of the constitution provides for freedom of speech and expression से लेके assemble peacefully और सारा कुछ, but article 19 clause 2 provides for reasonable restrictions, and what is reasonable restriction, that is a question of fact and that depends upon the present authorities decisions. वो लगाएंगे, ये वाला जो है उनको पावर्स मिलेगी इसमें नागरिक सुरक्षा संहिता में। चैलेंज वगैरह होगा तो यहीं पर ही इसी में दे रखे, वायलेशन की कि नहीं की वही सुनेंगे। तो बोलेंगे इन्होंने ऑर्डर पास किए, इनके सामने लेके आए, एग्जीक्यूटिव का पार्ट वो है, जुडिशियल कैपेसिटी होगी, स्टिल दे आर हियरिंग द मैटर विच ऑर्डर दे हैव पास्ड। आर्टिकल 19 जो है क्लॉज 2 है, दैट हैज टू बी रीड विद चैप्टर 11। ठीक है, काफी है ये एक्सप्लेनेशन। कल हमारा पॉइंट चल रहा था एंसिलरी वाला पार्ट था ना, इम्प्लाइडली और उनके साथ में। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये लिखो आगे कंटिन्यू में। देखो इसमें इट वाज हेल्ड दैट 7 है ये,
जहाँ पे हमने टॉपिक छोड़ा था, impliedly, ancillary, incidentally. For that purpose, we are discussing this case. Basic purpose क्या हुआ? To do complete justice, we are using 528. To complete justice, the lower courts also has the powers, and these powers are not called inherent; they are called incidental, implied powers, and ancillary powers. ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है, मतलब हम एक पैरेलल कोरोलरी क्रिएट कर रहे हैं, बट 528 specifically talks about high court's inherent powers. Inherent powers are provided by BNSS, or that is merely declared. Is it conferred or existing? Existing. तो सबसे बेसिक पॉइंट वही है, क्यों इस सेक्शन को हम शुरू में रीड कर रहे हैं कि एक जो सेक्शंस के वर्ड और वो लिखे गए उनको हमने उनके अकॉर्डिंग, इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग चलना है, बट स्टिल देयर एग्जिस्ट द वर्ड जस्टिस. उस पर्पज के लिए तभी तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटीज है वो चैलेंज होती है प्रोविजंस की. तो वो जो पॉइंट मैं बोलता हूँ कि लॉजिक एंड कॉमन सेंस वाला पार्ट है, वो जो पार्ट है उसी के क्राइटेरिया पे तो ये चीजें अप्लाई होती हैं. जो आप हिंदू लॉ कर रहे हो तो मैंने पूरा एक्ट पढ़ा दिया, जैसे लास्ट में सेक्शन 13 पढ़ाया है, उसमें क्या बता दिया. Although rights exist, but they are not absolute. तो उस पर्पज के लिए क्या है, लिखी हुई लॉ के अगेंस्ट भी हम जा रहे हैं ना, पर्पज ऑफ जस्टिस ही है ना. सेम ही चीज यहाँ पर आ रही है, इसलिए इसको पहले रीड किया, इस केस को भी अभी रीड करें. ये फिर से इन्वेस्टिगेशन डायरेक्शन देने की जो पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट है वहां पर भी ये फिर से रेलेवेंट होगा, मैजिस्ट्रेट की पावर्स होगी वहां पर. देखो इसमें, ए मैजिस्ट्रेट does not have inherent powers. Inherent powers as such. मैं लिख रहा हूँ, एक बार ये वाला कर लूँगा. Magistrate does not have inherent powers as such as that has been retained only for the high courts. However, the magistrates do have the implied, incidental or ancillary powers to pass further orders in order to make the earlier order effective. कल वर्ड हम बोल रहे थे ना, मैक्सिमम वाला, समथिंग टू अटेन समथिंग, वो वाला पार्ट है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर उसको अगर करवाना है एग्जीक्यूट, तो उस पर्पस के लिए कोई और ऑर्डर्स पास करने की जरूरत है, then those orders also will be passed. The magistrates, continuity में, magistrates do have the power to monitor the investigation. Monitor the investigation अब मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है कि देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इन द इन्वेस्टिगेशन, बट देयर शुड बी अ चेक ऑन द इन्वेस्टिगेशन, whether the investigation going on in the proper way or not. तो उसी सेंस में इसमें आगे हमने बीच में रीड करना है, अकरेंस रिपोर्ट की बात आ जाएगी, प्लस केस डायरी का वर्ड आएगा एक आगे जाके इसमें, जो हर पुलिस ऑफिसर को एक केस डायरी मेंटेन करनी पड़ती है, जिसमें शुरू से लेके लास्ट तक चलान, तब तक कहाँ विजिट किया, किन किन पर्सन को मिले, क्या रिकवरीज हुई, क्या स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की, चाहे रेलेवेंट थी इरेलेवेंट थी, जिन विटनेसेस जो पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स थे उनसे, वो सारा कुछ इसके अंदर आता है इसमें.
further इसमें here the word monitor cannot be used in the literal sense. In the literal sense, as judicial magistrate cannot interfere in the day-to-day investigations, proceedings. Next line is investigation is a prerogative. Investigation is a prerogative of the police officer and hence an unnecessary interference. An unnecessary interference cannot be done by the magistrate. Next one, the magistrate at the most can keep a check. ड्रिल शुरू हो गई. आप बैठ जाओ या खाली है अभी आगे. मैं तो फर्स्ट क्लास से कह रहा हूँ. स्पीकर्स magistrate at the most can keep a check. अब लास्ट में सुनाई दे रहे हैं. कैन रिमिक्स हो गया. कैन कीप अ चेक or keep an eye on the investigation. To ensure that a proper investigation is going on. सिंपल वर्ड हो गया. एक नेचुरल करोलरी हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के पावर्स के बीच में आ गई. दूसरा कि जो पावर्स हैं वो बिल्कुल ये नहीं कि स्ट्रेट जैकेट फार्मूला के तरीके से यूज होगी. फॉर द पर्पज ऑफ जस्टिस दे कैन कॉल फॉर द रिकॉर्ड, दे कैन कॉल फॉर द केस डायरी. स्ट्रेट जैकेट अभी जो लिखा है वही करना है. ये रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 है. ये वाला पार्ट है इसमें. उस तरीके से उससे बाहर नहीं जाना. यहाँ हम बाहर जा सकते हैं बट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटेंशन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस. तो इसीलिए हमने वो वाले वर्ड यूज किया जैसे उसके रिगार्डिंग. ठीक है. ले लो. यस इसमें ना आपके एक बार सेक्शन 174 175 इन पर आना. आप 175 पर 175 को रीड करना है. सर मैं नहीं बोलूंगा सर. पुराना आपकी मर्जी है क्योंकि मैं अगर बीच में पुराने बोलूंगा ना फिर वो कंफ्यूजन ही क्रिएट होता रहे. मैं सारे नहीं बोलूंगा. आप अपने लेवल पे वो एक लिस्ट साथ में रखना.
यस 175 को एक बार रीड करना है इसमें. Police officers power to investigate. यस यस करो करो कंटिन्यूटी में. Police officers power to investigate cognizable case. Any officer in charge of police station may, without the order of a magistrate, investigate any cognizable case which a court having jurisdiction for the local area within the limits of such police station would have power to inquire into or try under the provisions of Chapter 9. चल आगे. हाँ Provided that, considering the nature and gravity of the offence, the Superintendent of Police may require the Deputy Superintendent of Police to investigate the case. Second, no proceeding of a police officer in any such case shall at any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate. Any magistrate empowered under Section 210 may, after considering the application supported by an affidavit made under subsection 4 of Section 173, and after making such inquiry as he thinks necessary and submission made in this regard by the police officer, order such an investigation as above mentioned. Fourth, any magistrate empowered under Section 210 may, upon receiving a complaint against a public servant arising in the course of discharge of his official duties, order investigation, subject to a receiving a report containing facts and circumstances of the incident from the officer superior to him, and after consideration of the assertions made by the public servant as to the situation that led to the incident so alleged. बेसिकली क्लॉजेज एक से ज्यादा इसमें, बट इनके अंदर क्या है कि फर्क जो इसके रिगार्डिंग स्पेसिफिकली आ रहे हैं. फर्स्ट क्लॉज में तो जैसे डायरेक्शन ही दी गई है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली उसमें इन्वेस्टिगेशन कर ही सकता है. थर्ड के अंदर मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है. फोर्थ में भी मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर रहा है. ठीक है. थर्ड की जो सिचुएशन है वो अराइज एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस के कारण ही होती है कि देखो डिपेंड करेगा. एफआईआर करवाएगी, उससे इंफॉर्मेशन से निकल के आया कॉग्निजेबल केस है. कॉग्निजेबल एक बार आप इतना ही मान के चलो कि सीरियस मैटर है, इसमें पुलिस के पास अरेस्ट करने की पावर्स विदाउट वारंट भी है, इन्वेस्टिगेशन करने की पावर्स बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के भी है. एफआईआर में कॉग्निजेबल की बात की गई, बट फिर भी मान लो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है. एक तो ये सिचुएशन होगी, उसके लिए इसी क्लॉज के प्रोवाइजो में आगे मेंशन भी किया गया है, फर्दर आगे जा सकता है. एक दूसरा पार्ट है पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, बट पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद में दो पार्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव. पॉजिटिव केस इज मेड आउट, ऑफेंस हुआ है, सफिशिएंट एविडेंसेस है, फिर तो नॉर्मल कोर्स चल रहा है, कोई जरूरत ही नहीं है. आगे चलान आ जाएगा, चलान, चार्जशीट, पॉजिटिव रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, इम्प्लाइडली सारे एक ही चीज के नाम है. बट पुलिस फाइल्स ए क्लोजर रिपोर्ट, केस नहीं बनता. उसका थोड़ा सा इसमें जिक्र आया भी है इसके साथ में, जो क्लॉज 175 का क्लॉज 3 में भी है. एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर 210 कॉग्निजेंस ले सकता है. तो कौन सा मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर करेगा? जिसकी लोकल ज्यूरिसडिक्शन होगी, जिसके एरिया में क्राइम हुआ है, तो वो इलाका मैजिस्ट्रेट है दैट विल ऑर्डर द इन्वेस्टिगेशन. ये पार्ट इसमें आ जाएगा. प्लस अब इसके साथ में क्या आ जाएगा, जैसे ये रूल्स हो गए. क्लॉज 4 में क्या है, फिर अगेन 210 की बात है, बट क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4 इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है. इसमें वर्ड इन्होंने कंप्लेंट वाला पॉइंट है. Any magistrate empowered to 210 upon receiving a complaint against a public servant arising in the course of discharge of his official duties order investigation. भाई
मैजिस्ट्रेट ने सॉरी पर्सन ने इन्फॉर्मेंट ने तो बोला था एफआईआर करने का, बट नहीं की तो कंप्लेंट फाइल कर दी। वहां पर जो फैक्ट्स लिखे गए हैं उसमें कंप्लेंट के रिगार्डिंग, उनसे जो चीजें शो हो रही उन्हीं के बेस पर आगे फर्दर आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द assertion made by public servant as to the situation that led to the incident so alleged। अब यहाँ पर क्या कंप्लेंट वाला पार्ट, अब ये जो सिचुएशन अराइज हो रही है यहाँ पर यही वर्ड एंसिलियरी और ये वाले वर्ड अप्लाई हो जाते हैं। Now there the judicial mind needs to be applied whether to order for the investigation or not। So it depends on facts and circumstances। This is the word कि ये नहीं है कि पुलिस ने बोला केस नहीं बनता है, ठीक है एफआईआर थी मतलब इन्फॉर्मेशन थी बट कोई केस नहीं मेड आउट है तो केस को बंद नहीं कर देंगे वहां पे। तो द मैजिस्ट्रेट हु हैज द पावर टू टेक कॉग्निजेंस आल्सो हैज द पावर नॉट टू टेक कॉग्निजेंस। एक तो ये पार्ट है। दूसरा कि इवन जो रिपोर्ट दी गई है पुलिस ने, जो पॉजिटिव रिपोर्ट दी है उसके ऊपर भी जो कॉग्निजेंस लेनी है उसमें भी ये पॉइंट आ जाएगा द मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन आल्सो, लेस केस कोई मेड आउट है तो उसके रिगार्डिंग। तो जनरल मतलब एक प्रैक्टिकल तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंगली वो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला की, पुलिस ने बोला केस बनता है फिर तो क्या होना चाहिए, हमेशा फिर कॉग्निजेंस लेनी चाहिए, और पुलिस ने बोला केस नहीं बनता है फिर तो केस बंद कर देना चाहिए। दिस इज स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला, रूल हो गया। क्या ऐसा ही होएगा फिर टू डू कंप्लीट जस्टिस? ऐसा ना हो इसके लिए कौन सी पावर्स चाहिए? एंसिलरी इम्प्लाइड पावर्स। इसलिए ऐसी पावर को हम बार बार लिख नहीं सकते हैं, ऐसा करेगा पुलिस ऑफिसर तो ऐसा करो। सिंपल पर्पस है कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग डिसीजन लो, क्या वो केस में इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर है नहीं है, सब्सटेंशियल फैक्ट्स के ऊपर जो चलान या चार्जशीट आ रही है कि नहीं आ रही है। इट इज द जुडिशियल माइंड जो अप्लाई करना है कि केस के अकॉर्डिंग क्या करना है, तो इसीलिए ये वर्ड यूज किया गया। बेसिकली हम इसकी बात करें इसके साथ में भी हैं क्योंकि अप्लाई तो जुडिशियल माइंड, इसलिए हमने वर्ड सिंपल वर्ड कॉग्निजेंस को कलेक्ट किया इसके रिगार्डिंग। तो ये इस तरीके से आपस में इंटररिलेटेड वाला पार्ट हो गया और कॉग्निजेबल केस वाला पार्ट होगा। अगर पुलिस ऑफिसर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ऑर्डर किए जा सकते हैं, ठीक है। तो वो एक कुछ डिटेल में जो पॉइंट है कि ऑफेंस होने के वो एक अलग करते हैं। अभी यहाँ पे एक पॉइंट करें क्या क्या पावर्स हो सकती हैं, तो इसीलिए क्योंकि जब डिटेल में हम करेंगे कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल क्या प्रोसेस रहेगी, वहां पे इन्हीं पावर्स का जिक्र आएगा बार बार, एंसिलरी पावर्स का और इम्प्लाइड पावर्स का। मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, ये बेसिक क्राइटेरिया। हाँ जी, ये पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट वाला पार्ट है। बट जो क्लॉज 3 है वो जनरल में है क्योंकि पावर्स थी पुलिस की क्लॉज 1 में, क्लॉज 3 वाली जनरल में एंसिलरी पावर्स की बात ही कर रहा है इसमें। हाँ ऑफिशियल ड्यूटीज, क्योंकि एफआईआर ना करना भी एक उसी टाइप से रिलेटेड है। हाँ उसी के साथ में रिलेटेड है, तभी तो पर्सन ये बोलेगा भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ पुलिस ने भी नहीं की, एफआईआर नहीं काटी, तो उसके अगेंस्ट भी होगी और उसके लिए अगर सफिशिएंट एविडेंसेस हैं तो देन मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर फॉर द इन्वेस्टिगेशन। ये दोनों पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी उसके साथ में। हाँ ये जो इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट होगा कहीं ना कहीं इसके साथ में रिलेटेड है, इसी में डायरेक्शन वाला पार्ट आ जाएगा ना। नाम तो और बड़ा था, चलो इतने काफी है इसमें। मैजिस्ट्रेट इसमें लिखो आगे, मैजिस्ट्रेट पास द ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मैजिस्ट्रेट पास द ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर 156(3) सीआरपीसी, ब्रैकेट में 175 क्लॉज 3, क्योंकि अब पुराना बैक टाइम में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बोला है।
156 क्लॉज 3 ब्रैकेट में आप ये मेंशन कर देना 175 क्लॉज 3, ठीक है, जो इसके पैरेलल आ रहे हैं. एंड सब्सिक्वेंटली ही पास्ड another order for recalling of investigation. Which power is not expressly given in old CRPC. mention कर लेना, is not provided in CRPC. क्यों CRPC हम BNSS नहीं के लिए वर्ड यूज ही कर रहे हैं. देखो केस लॉज तो हमें क्लू पुराने जो हैं वही से लेना पड़ेगा. वो प्रीवी काउंसिल वाले वो आज भी BNS में भी रेलेवेंट होंगे. CRPC वाले वो इसमें रेलेवेंट होंगे, तो वो चलते ही रहेंगे उसके रिगार्डिंग. वो जो पर्टिकुलर सेक्शन वाला है 482 या 528 है, तो इनहेरेंट पावर्स तो वही रहेगी जो वर्ड टू वर्ड वो सारे का सारा सेम है. ठीक है, मैं इसलिए बार बार नए वाले अभी इसमें केस लॉ में आया तो मैं वो पुराना वर्ड है, अदरवाइज हम नए के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो उसी के, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन होगा. फिर कल को आपके एक नोट्स बन जाएंगे, आज नहीं देखोगे 2-4-5 महीने बाद देखोगे तो सर ने गलत लिखवा दिया है. फर्दर द कोर्ट हेल्ड दैट द मैजिस्ट्रेट, केस में चल रहा है, court held that the magistrate बाकी पीछे सफोकेशन तो नहीं हो रही, चल रहा है ऐसी से, सुनाई नहीं दे रहे हैं. Court held that the magistrate doesn't have inherent powers. Rather he has only ancillary powers. वही ancillary, incidental, implied सारे वर्ड्स आ गए. Ancillary powers under which he can pass an order to make his earlier orders effective. He cannot in his ancillary powers pass a radically different order. Next, such orders can be passed only by the High Court. Can only be passed by the High Court under its inherent powers. Under section 482 ब्रैकेट में 528. अंडर सेक्शन 482 528 ब्रैकेट में. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, जजमेंट से अलग चीजें हैं. दिस केस इज, क्योंकि इसमें देखो सकेरी वास्तु में और इसमें दोनों में क्या फर्क है. एक तो पॉइंट है कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी भी है, बट देयर इज डिफरेंस आल्सो. सिमिलैरिटी है, इन्होंने वही बात बोली है, अभी पुराने अपने ऑर्डर को इफेक्टिव बनाने के लिए एक नया ऑर्डर पास कर सकते हैं. उसके लिए स्पेसिफिकली मेंशन भी नहीं किया गया, बट दैट इज इन द सेम लाइन टू डू जस्टिस. एक तो ये बात है उसके रिगार्डिंग हो, ये एंसिलरी पावर्स हैं. दूसरा पॉइंट क्या है, इन्होंने यहाँ पे रिवर्सल नहीं कर दिया एक ऑर्डर का, रिकॉलिंग वाला क्राइटेरिया. उस तरीके से देखा जाए तो एंसिलरी पावर्स के ऊपर क्या लिमिटेशन लगा दिया, जबकि साकिरी वास्तव में बोला भी है एंसिलरी पावर, वो भी अनलिमिटेड है.
यहाँ बोल दिया भी नहीं लिमिटेड पावर्स ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, फिर क्या क्या नहीं कर सकते, फिर वो भी बता दो, वो क्राइटेरिया भी बनता है। दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। फिर कल को फिर हर एक बार होगा कुछ डिसाइड कर दिया, कोई ऑर्डर पास कर दिया, हाई कोर्ट में जाके रिवर्सल होगा उसके रिगार्डिंग, ये फर्क पड़ेगा। दैट्स व्हाई इसमें ये क्वेश्चन बेसिकली रेज हुआ। फर्दर नेक्स्ट सेपरेटली लिखना है इसमें केस से। द केस इज नॉट अगेंस्ट साकिरी वासु बट जस्ट पुटिंग limitation on ancillary powers of magistrates. It does not declare that the magistrates it does not declare that the magistrate do not have ancillary powers. Rather, it merely declares that the ancillary powers can't be. Ancillary powers cannot be extremely wide. Cannot be extremely wide. In a way, this judgment can be seen as complementary to the Sakeri Vasu judgment. क्या करें, ये उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करने के लिए किस टाइप की जो जजमेंट्स है उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। कई जगह रिपीट होगी आगे भी जाके। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। Inherent powers can be used. Inherent powers can be used for doing the justice either to quash FIR or any kind of investigation reports. Point 1, no prima facie case. Second, no cognizable offense disclosed, no cognizable offense disclosed by the facts. Next, the allegations in the FIR or any evidence is taken fails to disclose any offense. Next,
non-cognizable offense committed which can be investigated only by orders of the magistrate. Next point, allegations made are absurd or improbable per se. Absurd or improbable. Absurd वेग हैं, इम्पॉसिबल हैं, पॉसिबिलिटी नहीं उनकी. नेक्स्ट है एक्सप्रेस लीगल बार. Express legal bar on the continuance of the proceedings. Next है case filed with, next point में, case filed with malified intentions. अभी ये कुछ पॉइंटर्स दे दिए थे इसके अंदर. इन केसेस के अंदर क्या होगा, इनहेरेंट पावर में जाओ, नीचे कोई केस भी है, क्वेश्चन हो जाएगी, एफआईआर है, क्वेश्चन हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, वो क्वेश्चन हो जाएगी. अब ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है. जो कल डिस्कस कर रहे थे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस होते हैं, कई बार गवर्नमेंट चेंज हुई तो किसी पर्सन के अगेंस्ट कर दिए, इन्वॉल्वमेंट शो कर दी. उन सिचुएशन में क्या है, मियरली बिकॉज एक एक्यूज की कोई फोटोग्राफ्स हैं तो वो किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ, उन्होंने बोल दिया ये उसका साथी है, वो भी इन्वॉल्व है कॉन्स्पिरेसी, उसको भी पकड़ लो, उसका नाम एफआईआर में डाल दिया. तो बंदा क्या करेगा, एफआईआर क्वेश कराने के लिए वहां पे. एट द टाइम ऑफ क्राइम पर्सन इंडिया में ही नहीं था मान लो, और सिर्फ मियरली बिकॉज कि उस टाइम के दौरान कोई फोन पे बात है या कुछ ऐसा है वहां पर, कुछ ये चीजें हैं, या मियरली बिकॉज रिलेटिव है, नियर वन है, ऐसी चीजें, उनके बेस पे पर्सन का एफआईआर में नाम डाल दिया. कई बार लड़ाई झगड़ा होता है जैसे, अब उसमें जो भी पर्सन होगा उसके नियर वंस हैं, मे बी दे कैन बी प्रेजेंट, दे कांट बी प्रेजेंट. ब्रदर्स वगैरह हो गया, फादर हो गया, सन्स हो गया, नेफ्यू वगैरह हो गए. इशू क्या है, जब लड़ाई झगड़ा हो गया उन्होंने क्या किया, उनके घर के सभी पर्सन के नाम लिखवा दिए. पर्सन क्लास लगा रहे हो जुडिशरी की कोचिंग कोई उनमें से क्योंकि मेरे बिकॉज वो लड़ाई झगड़ा है, नाम लिखवा दो, वो वाला पार्ट हो गया. अब वो क्या करेगा, वहां पर क्वेश्चन के लिए जाएगा. अगर क्वेश्चन के लिए नहीं जाएगा, पुलिस के पास तो पावर है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में नाम है, एफआईआर में नाम है, जी पकड़ लो. तो वो पर्सन क्या करेगा, क्वेश्चन के लिए जाएगा वन बाय वन. तो जो पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, या फिर वो जो ऑफेंस है कॉग्निजेबल की बजाय नॉन कॉग्निजेबल है, फिर मैजिस्ट्रेट की परमिशन से होना चाहिए था. कैंसिल. क्वेश्चन डायरेक्ट पे जा सकते हैं. बेल वाला अपने पार्ट पे कोई देखो, एंटिसिपेटरी बेल तो एफआईआर भी नहीं चाहिए. डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस पे. सप्लीमेंट्री में नाम डाल रहे हैं, वहां पे एंटिसिपेटरी में चला जाएगा पहले. नॉन कॉग्निजेबल में फिर अरेस्ट वाली पावर्स नहीं रहती. केसेस से शो हो रहा है कि नॉन कॉग्निजेबल है, या पर्सन का रोल है उससे भी यही शो हो रहा है, फिर वो पॉइंट है कि उसको अरेस्ट क्यों करना, इसलिए वो क्वेश्चन के लिए भी जाएगा वहां पे. बेल वाला पॉइंट है, शुरू में मान लो नीचे बेल के लिए गया, बेल कैंसिल होगी, तो हाईकोर्ट में बेल वाला मैटर भी रहेगा और क्वेश्चन वाला पार्ट भी रहेगा. क्या कह रहे हैं, कई बार जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनके अगेंस्ट डायरेक्ट क्रिमिनल केस नहीं कर सकते, सैंक्शन. हाँ, तो वो चीजें भी हो सकती हैं उनमें, तो वहां पे लीगल बार है, इसलिए जब तक सैंक्शन नहीं आती तब तक वो सस्पेंडेड रहेंगी, वो क्राइटेरिया भी रहेगा. नेक्स्ट एक केस और कर लो इसमें, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस
If High Court satisfied that if High Court satisfied that the person did not came with clean hands and with malified intention, then High Court may decline to entertain such petitions. Next case से अलग लिख लो. When inherent power can be used. Some examples. जहाँ पे एक्सप्रेस प्रोविजन है वहां पर तो फिर लोअर कोर्ट में जाएगा पर्सन. जैसे बेल है नीचे की कोर्ट में जाएगा पहले, चाहे सेशन में जाए, वो प्रोविजन है उसके रिगार्डिंग. फर्स्ट इसमें एग्जांपल है टू क्वैश एफआईआर. टू क्वैश एफआईआर. नेक्स्ट है टू क्वैश एनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट submitted by the police officer where person's name was not initially in the FIR. Was not in the initial FIR. Person's name was not in the initial FIR. क्योंकि बाद में बोला 3 नहीं 4 पर्सन ने किया, चौथे बंदे का नाम एफआईआर में था ही नहीं, तो चौथे नंबर पर्सन का नाम आएगा तो वो कॉग्निजेबल का भी आएगा, फिर पावर ऑफ अरेस्ट वगैरह वो चीजें भी आएंगी. तो विद रिगार्ड टू दैट पर्सन उसके रिगार्डिंग भी. फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज, on the basis of compromise either in cognizable or non-cognizable, comma compoundable or non-compoundable, it is in any case ये इसके कुछ एग्जांपल हमने कल किए थे. जब पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं तो वहां पर वो डिपेंडिंग अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, अगर हीनियस क्राइम नहीं है, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी नहीं है, वहां पर कॉम्प्रोमाइज के बेस पर नॉन कंपाउंडेबल केस में भी क्वेश्चन हो जाएगी प्रोसीडिंग की, केस खत्म. अगर वो है सोसाइटल इंटरेस्ट के अगेंस्ट प्लस हीनियस क्राइम है तो वहां पर वो कॉम्प्रोमाइज होता भी होगा, हो सकता है कि कोर्ट मना कर दे क्वेश्चन के लिए, फिर केस चलेगा जो एज यूजुअल जो प्रोसेस है वो फॉलो होगी. हाँ 528 है वही, क्वेश्चन हाई कोर्ट ही करेगी, नीचे कोर्ट करेगी नहीं, क्वेश्चन की सारी पावर. तो हर केस में नहीं है ना, जैसे वर्ड है मेलाफाइड इंटेंशन आ गया, नॉट कमिंग विद द क्लीन हैंड्स वाला पार्ट आ गया. जैसे कोई रेप एक्यूज है, हमने कल एक डिस्कस किया था एग्जांपल, ही इज ऑलरेडी मैरिड, ऑलरेडी हैविंग चिल्ड्रन, नाउ दे आर एग्रीइंग दैट दे विल मैरी. पॉइंट क्या होगा इसके रिगार्डिंग, ये सारी चीजें आ जाएंगी, हो जाती हैं, बट हम वर्ड आता है कि वेदर इट इज अ जनरल रूल और एक्सेप्शन. दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन. वो एक्सेप्शनल केसेस में होती है, हर केस में नहीं. ऐसे तो हर केस में ही फिर कॉम्प्रोमाइज होने के चांस होते हैं. कॉम्प्रोमाइज का मैटर है, वहां पर भी पॉइंट आया कि थ्रेट वगैरह के कारण तो नहीं है, वॉलंटरली है कि नहीं है. तो हाई कोर्ट में दोनों पार्टीज हैं, क्या उन्होंने वॉलंटरली एग्री किया, ये वाला पार्ट भी रहेगा. तो ऐसी जो सिचुएशन है एक्सेप्शनल केसेस वाला पार्ट है. रीजन है कि प्रोसीडिंग्स है, जब कॉम्प्रोमाइज से खत्म हो रही है तो फिर खत्म हो सकती है उसमें. यस अब नेक्स्ट आ जाओ इसमें चैप्टर 2 पर.
अनलेस अदरवाइज कुछ ऐसी चीजें ना होगी, मान लो थ्रेट वगैरह कुछ ऐसे थे जिस कारण से वहां पे कंसेंट कंटिन्यू करना पड़ा, और बाद में वो फैक्ट्स निकल के आए ऐसे कि इन रीजन से कंसेंट दिया था। दैट्स इज द बेसिक रीजन। जैसे उसमें था ना फ्रॉड के बेस पे कोई जजमेंट्स होती है, तो वही पार्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस, सेक्शन 6 रीड करना है इसमें। Classes of criminal courts. Besides the High Court and the courts constituted under any law other than Sanhita, there shall be in every state the following classes of criminal courts: courts of session, judicial magistrates of first class, judicial magistrates of second class, and executive magistrates. टोटल कितने टाइप की कोर्ट्स बता दी इन्होंने? स्टार्टिंग लाइन में एक वर्ड क्या आ रहा है? बिसाइड द हाई कोर्ट्स, ये वर्ड आ रहा है ना इसमें, प्लस स्पेशल कोर्ट्स, स्पेशल उसके रिगार्डिंग हो तो वो वाला पार्ट है। बट एज पर बीएनएसएस ये 4+1 हाई कोर्ट वाला क्राइटेरिया, क्योंकि जो दूसरी लॉ वाला पार्ट होगा उसके ऊपर सीआरपीसी अप्लाई होगा, एक अलग बात है। मे बी देयर कैन बी अ स्पेशल प्रोसीजर। इसमें बीएनएस के अकॉर्डिंग कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल केसेस की लिस्ट की गई है, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल की लिस्टिंग की गई है। बट देयर आर सम स्पेशल लॉज, जैसे यूएपीए की बात कर लो या उस टाइप के और भी है, एनआईए के केसेस हो गए, टाटा किसी अब एनआईए आ गया उसमें वही हो, तो जो वो आ गई वहां पर क्या है, स्पेशल कोर्ट्स हो गई, स्पेशल प्रोसीजर भी फॉलो हो जाएगा, और उनमें हो सकता है कि बेल का इस तरीके से प्रोविजन ही ना हो क्राइटेरिया ऑफ पनिशमेंट के बेस पर भी, वो सारे का सारा मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन के बेस पर एंड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस। पीएमएलए के केसेस हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया, तो ये इस टाइप के सारे जो सिचुएशंस हैं, पहले फेरा फेमा वैसे थे, अब ये पीएमएलए वाले। Foreign exchange. ये इसी के रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड फेरा एंड फेमा। 4 टाइप की कोर्ट्स ये होगी स्पेसिफिकली, प्लस हाई कोर्ट। द बेसिक क्वेश्चन इज वेदर हाई कोर्ट कैन ट्राई अ केस और नॉट। अगेन वर्ड आ जाएगा। हम्म 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 हम्म, हाँ वो पार्ट है, कोर्ट के पास में जुरिसडिक्शन है, बट द पॉइंट इज यहाँ पे क्या उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पसेस के लिए स्पेसिफिकली जैसे मेंशन किया गया है कौन सी कोर्ट है कौन सी को उसको पर्टिकुलरली ट्राई करेगी। अगर हम स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ओरिजिनली जेएम सेकंड क्लास या जेएम फर्स्ट क्लास या एनी मैजिस्ट्रेट वर्ड है या कोर्ट ऑफ सेशन है, उन सारे उस पूरे स्केड्यूल में कहीं पर भी वर्ड हाई कोर्ट नहीं आता है। दैट मीन जनरली आंसर वर्ड ये हो जाएगा नो, बट एक्सेप्शनली वर्ड आ जाएगा हाई कोर्ट वाला क्राइटेरिया। अब उसमें जैसे पावर्स की बात है हाई कोर्ट के, जैसे 442 एक बार देखना इसमें। हाई कोर्ट्स पावर्स ऑफ रिवीजन, एक तो इसको एक बार रीड करना 442 को। Powers of case of any proceeding, not of which has been called for by itself, or which otherwise constitutes not. The High Court may, in its discretion, exercise any of the powers conferred on a Court of Appeal by Section 427, 430, 431, and 432, or on a Court of Session by Section 340. And when the judges composing the Court of Appeal are equally divided in opinion, the case shall be disposed of in manner provided by Section 430. No order under this section shall be made to the prejudice of the accused or other person unless he has had an opportunity of being heard either personally or by an advocate in his own defense.
Nothing in this section shall be deemed to authorize the High Court to convert a finding of acquittal into one of conviction. Where under this Sanhita an appeal lies and no appeal is brought, no proceeding by way of revision shall be entertained at the instance of the party who could have appealed. If, where under this Sanhita an appeal lies but an application for revision has been made to the High Court by any person and the High Court is satisfied that such application was made under the erroneous belief that no appeal lies thereto and that it is necessary in the interest of justice so to do, the High Court may treat the application for revision as the petition of appeal and deal with the same accordingly. तो रिवीजन का बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि लोअर कोर्ट है इज नॉट एक्सरसाइजिंग इट्स जुरिसडिक्शन प्रॉपर्ली और इट इज एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन इलीगली. अब उस मैटर को फिर कोर्ट क्या करेगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट को डिसाइड करके वापस रेफर करेगी, यहाँ से वापस स्टार्ट करो. इन द सेम सेंस वो पर्टिकुलर जो पॉइंट है एज इफ ट्राइड बाय द हाई कोर्ट वाला पार्ट हो गया. एक तो ये क्राइटेरिया भी है. ये तो क्या है कि काइंड ऑफ रिविजनरी सुपरवाइजरी पावर्स में हो गया. जैसे इनहेरेंट पावर्स क्या है, वो सुपरवाइजरी होगी, रिवीजन की पावर है वो भी सुपरवाइजरी पावर होगी, नीचे की कोर्ट है वो गलत एक्सरसाइज ना करे जुरिसडिक्शन का. बट जो 6 वाला पार्ट है या तो किसी स्पेसिफिक ऑफेंस के लिए ट्राइबल वाला पार्ट नहीं है तो ओरिजिनल कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन है वो हाई कोर्ट हो सकती है. और कई बार क्या कि कोई केसेस में रिवीजन वाला पावर हो, ये वाला पार्ट हो गया, या रेफरेंस का मैटर भी हो सकता है. रेफरेंस के मैटर्स हैं, अब जैसे नया आईपीसी आ गया बीएनएस के तौर पे, उसके अंदर कई नए प्रोविजन होंगे. पहले क्या था कि ऑलमोस्ट सभी के ऊपर सेटल्ड लॉ थे, जुडिशियल प्रेसिडेंट से. अब नए प्रोविजन आएंगे तो नीचे लोअर कोर्ट में जुडिशरी होगी, 2 एडवोकेट होंगे, दोनों एक अलग अलग व्यू उनके सामने रखेंगे. अब पहले से कोई जुडिशियल प्रेसिडेंट सेट नहीं है तो उनके ऊपर क्या एक लीगल क्वेश्चन फ्रेमवर्क करेंगी भाई हम किस साइड में जाएं, एंड दैट विल बी रेफर टू द हाई कोर्ट. देन दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल बी डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट एंड विल बी सेंट बैक टू द लोअर कोर्ट एंड लोअर कोर्ट विल टेक द डिसीजन. वो एक पर्टिकुलर पॉइंट वहां पर भी हो गया एज इफ वो हाई कोर्ट ने डिसाइड किया, तो वहां पर क्या लोअर कोर्ट के लिए भी इजी हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने डिसाइड कर दिया. ये जो कोर्ट्स हैं वो तो स्टैट्यूटरी कोर्ट्स से वो कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइडेड, वो क्राइटेरिया होगा. तो जनरली हाई कोर्ट कांट ट्राई ए केस डायरेक्टली बिकॉज इन द शेड्यूल इट इज नॉट गिवन, बट एक्सेप्शनली कुछ सर्कमस्टांसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन दोज केसेस हाई कोर्ट कैन ट्राई ए केस, वो पार्ट. अदरवाइज क्या है, अब ये अब स्पेसिफिकली सेकंड क्लास तक का पार्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का नाम भी है. जो अभी ऑर्डर हमने रीड किया था उसमें पब्लिक ट्रैंक्विलिटी वाला पार्ट है. पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए जो ऑर्डर्स पास किए जाएंगे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट पास करेंगे, उनके अगेंस्ट कोई हियरिंग होगी तो भी वही सुनेंगे. इन दैट सेंस दोज पर्टिकुलर मैजिस्ट्रेट हैव द जुडिशियल पावर्स आल्सो. ठीक है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो गया कि आप एसडीएम, डीसी, एडीसी, ये जो सारे वर्ड हैं ये इसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के लिए. जो जुडिशियल प्रोसीडिंग का पर्पस है पूरे सीआरपीसी का, वहां पर सारों में ये नहीं अप्लाई होते, बट उनको कुछ चैप्टर्स में ही पावर्स दी गई हैं, उन्हीं चैप्टर्स में दे विल एक्सरसाइज दोज जुडिशियल पावर्स. ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने डिवीजन में भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वाला वर्ड डाल दिया. नेक्स्ट सेक्शन 7 रेफरेंस का मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशनल वाला पॉइंट होगा. लोअर कोर्ट डिसाइड करेगी, कल को जाके कुछ गलत ना हो जाए, जब 2 व्यू पॉइंट बनते हैं रेफरेंस वहां पर रहेगा. नया लॉ है, उसके ऊपर सेटल लॉ है भी नहीं उन केसेस में भी. कैसे, किस तरीके से? जैसे आपने कहा ना चैप्टर 12 में ये के पास पावर है, जुडिशियल पावर्स हैं. तो फिर अगर उसने कोई ऑर्डर पास किया उसकी अपील, देखो वहां पर इसी में अभी जस्ट आएंगे, हायरार्की दोनों की ही है, इनके एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की भी है और इसके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इनकी भी है. इसमें तो सिर्फ हम बात करते हैं टाइप्स की. हाई कोर्ट हो गया, देन स्पेशल कोर्ट हो गया, कोर्ट ऑफ सेशन हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया,
सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये स्टार्टिंग में वर्ड यूज हो गए। स्पेशल कोर्ट है तो अंडर स्पेशल लॉ एसडीएम होता है। एसडीएम क्या होता है? हाँ जी, हाई कोर्ट स्पेशल सर्कमस्टांसेस लिख देंगे यहाँ पे। नहीं, उस तरीके से भी नहीं कह सकते डायरेक्टली। रेफरेंस वाला पॉइंट है, क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। रिवीजन में कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी इन द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीजरल पार्ट हो गया, उस सेंस में हो गया। नहीं ओरिजिनल नहीं है, बट वो पर्टिकुलर मैटर वाला पॉइंट है, उसमें रिवर्ट बैक वाला पार्ट है, वो सुपरवाइजरी नेचर है, फिर भी होगी, बट दैट विल बी, मतलब पॉइंट है कि उसने ट्राई तक किया जाऊगा whether the court is doing correctly or not। रेफरेंस ਦੇ ਵਿੱਚ चैलेंज होएगा कोई भी लीगल प्रोविजन whether it is constitutional or not। जैसे एक एग्जांपल आप ले लो कि नए बीएनएसएस में हम पढ़ेंगे एफआईआर कहाँ हो सकती है? कहीं भी, अंडमान निकोबार में भी, चंडीगढ़ में ऑफेंस हुआ, वहां की पुलिस आके यहाँ चंडीगढ़ से अरेस्ट करके ले जाएगी? सिंपल क्वेश्चन है, क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? इन्वेस्टिगेशन की पावर्स स्टार्ट भी कर सकती हैं कि नहीं? नहीं सर, वो सेंड करो। अगले कहते है ही नहीं केस ही, अगले कहते केस बनेगा ही नहीं। पॉइंट यही है कि इन्वेस्टिगेशन दे कैन स्टार्ट और नॉट, क्योंकि वर्ड पॉइंट अगेन क्वेश्चन राइज हो जाएगा कि एफआईआर द कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल है तो फिर भी वो पुलिस के पास में पावर्स भी है टू अरेस्ट। मान लेते हैं कि आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ही एफआईआर हो रही है, आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ही वो पर्सन भी है वहां आसपास में, इन्फॉर्मेंट ने बता दिया भी वो बंदा उस होटल में रुका हुआ है। अब वो इन्फॉर्म करेंगे तब तक बंदा भाग जाएगा। whether they can arrest that person or not, फिर एफआईआर के साथ बंदे को भी हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, 24 आवर्स का जो आर्टिकल 22 में उसमें मेंशन है ही है वो चीजें। 20 इवन सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के आगे भी प्रेजेंट करने वाला एक और प्रोविजन है इसी के अंदर। पर पॉइंट है सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के आगे प्रेजेंट करना, दैट मींस एक लोअर वाला बंदा भी फिर अरेस्ट कर सकता है। ये जो इस टाइप की प्रोविजन होंगी तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन राइज हो जाएगा आगे जाके। अभी तक हम कह रहे हैं क्योंकि अभी तक जुडिशरी तक पहुंचा नहीं, जुडिशरी के पास तो सिर्फ रोल सुपरवाइजरी आ जाएगा, प्रेजेंट कर दो 24 आवर्स में, ये वाला क्राइटेरिया रहेगा ना। अब 0 नंबर ही वहां पर है, अरेस्ट है कि नहीं, और वो वाला क्राइटेरिया भी है उसमें। अब इन्वेस्टिगेशन की पावर्स भी रहेंगी कि नहीं, कि जब तक वो आगे ट्रांसफर होती है तब तक इन्वेस्टिगेशन जितनी होती है, जो पॉइंट बनता है उतना तो हम कर लें, बंदा मिल गया तो पूछताछ भी कर ही लेते हैं। तो एक तरीके से फिर पुलिस की पावर तो फिर सीबीआई के बराबर आ गई, कहीं भी जाके कोई भी केस बिना बोले बिना सैंक्शन के हो सकता है, एक इन द सेंस बन जाएगा ना फिर तो। हाँ, काला पानी शुरू से हो जाएगा। पॉइंट ये हो गया ना कि इस सेंस में भी देखो इंटरप्रिटेशन, हम तो पॉजिटिव एंड लिबरल लेके चल रहे हैं भाई, सारा काम अच्छे से होगा, वन कम विद क्लीन हैंड्स, बट क्या ये चांसेस नहीं है? इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है, बट पॉइंट है कि वो जाके तो आगे आएगा कुछ ना कुछ एविडेंसेस प्राइमा फेसी, बट प्राइमा फेसी में कुछ कहानी अब एक इंडिविजुअल पर्सन के जो इन्वेस्टिगेटिव माइंड के ऊपर डिपेंड करेंगे, वहां पर भी क्वेश्चन राइज होंगे ना। सीबीआई तक को भी सैंक्शन लेनी पड़ती है इन्वेस्टिगेशन में जाने के लिए, या उनको केस फॉरवर्ड होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ तो वाइट पावर्स हो गई, ये क्वेश्चन अभी नहीं होएगा, आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ होएंगी चीजें इसके रिगार्डिंग।
तो कल को जब ये हो जाएगा भाई जिस कोर्ट पुलिस ऑफिसर उनकी नहीं थी जुरिडिक्शन, उन्होंने तो डिस्कवरी रिकवरी वगैरह भी कर ली थी, स्टेटमेंट्स वगैरह भी सारे, फिर फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि वो बंदा उनके आसपास ही था, पकड़ लिया। इधर वाले पुलिस कह रहे केस तो बनता ही नहीं, जिन्होंने नंबरिंग डाली है। अब पॉइंट है रिकवरी में क्या होता है कि बंदे को मारा शार्प एज वेपन से, तो मार के चाकू धो के इसके घर से मिला हमें, इसकी निशानदेही हम रिकवर किया। पॉइंट है रिकवरी तो है ना, वो आगे की बात है ये चाकू था कि नहीं था, वो एमएलआर आएंगी बाद में, बाय दैट टाइम तो पर्सन की हरासमेंट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। पॉइंट ये है, इसलिए ये वाले जो पॉइंट है ना, ये चीजें आएंगी। अभी तभी करो थोड़ा सा ये वाला पॉइंट किया कैसे करना है वो किन के बीच होगा पहले, ये वर्ड किसको पूछेंगे कैसे करना है ठीक है ना। तो पॉइंट इश्यू ये राइज हो जाएगा कि इसके कारण क्या फर्क पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में फिर आगे रेफर होगा कि नहीं कि भाई जिस पुलिस की ज्यूरिसडिक्शन नहीं, उनके जो इन्वेस्टिगेशन पे कलेक्टेड एविडेंसेस की एविडेंशियली वैल्यू क्या रहेगी, प्लस वो कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी केस ना हो, भाई इस बंदे ने ट्वीट किया था हमने पकड़ लिया कुछ भी हो सकता है, वो वाला पार्ट है। तो ये चीजें आएंगी, कॉन्सिक्वेंसेज है, क्योंकि इनके ऊपर सेटल लॉ नहीं है अभी। पॉइंट है नई लॉ आई है, तो इसीलिए तो फिर रेफरेंस बनाया गया ना। पर्पस समझिए ना रेफरेंस का क्या है। अब जब ऐसी जो सिचुएशन मैंने बोली है, अभी तक तो क्या था, केस बेस्ड था, 0 एफआईआर करनी मैंडेटरी है। अब इन्वेस्टिगेशन वाला पॉइंट और ये रिकवरी की तो सोचा ही नहीं था ना जो मैं कह रहा हूँ अभी रिकवर, ये सिचुएशन आएगी तब क्या होगा। अब इधर वाले जिसकी लोकल ज्यूरिसडिक्शन है वो तो कहते हैं नहीं जी रिकवरी को ऑन रिकॉर्ड नहीं लाए, जबकि उधर से जो बंदा कोई परस्यू करा इन्फॉर्मेंट, वो पुराने वाले जो 0 एफआईआर वाले इन्वेस्टिगेशन की कॉपी ले, देखो जी हुई है रिकवरी, पैसे रिकवर हुए, फिरौती मांग रहा था, मेरे को पंजाब से बाहर बुलाया था फिरौती ले वहां भी मैंने वहां की पुलिस को बुला लिया, ये पैसे पकड़े गए हैं जो दिए थे। ये चीजें हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो पॉइंट ये है कि इनके रिगार्डिंग फिर इनके ऊपर चेक क्या होगा, फिर से इनहेरेंट पावर्स वाला पॉइंट आएगा, इनहेरेंट पावर बार बार यूज करनी पड़ेंगी यहाँ पे, और अब कौन सी हाई कोर्ट की होंगी वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो रेफर हो जाएगा केस। अब उस टाइम तक तो वो अरेस्ट हो गया ना ऐसे वहां पे, बेसिक इशू तो वही हो गया, आर्टिकल 21 तो वायलेट हो गया, क्योंकि भाई कुछ भी मान लो किसी भी एवज में पैसे मांगने के रिगार्डिंग था, अभी आउट ऑफ स्टेट ही बुलाया था, इसलिए वहां की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, बस वहां पे ट्रैप लगा लिया हमने, पकड़ लिया, और उसमें बोल दिया रंगे हाथ हाँ जी इसके बैग से इतने पैसे कैश की रिकवरी है। उसके बाद क्या होगा वो कोई भी पब्लिक सर्वेंट भी हो सकता है, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। समझिए ना पॉइंट, कि वो जो पॉइंट है कि जो पॉलिटिकल वाला क्राइटेरिया वो कुछ भी कहीं पर भी हो सकता है इस तरीके। तो ऐसे जो सिचुएशन के कारण 0 एफआईआर उसकी एविडेंशियल वैल्यूज की क्या मतलब बनेगा, वो क्राइटेरिया है। चलो चलते हैं आगे, ये नई लॉज है ना, तो इसलिए मैंने बोला इनहेरेंट पावर शुरू में पढ़ा दी, क्या होगा लगे जाती, फिर नीचे कोर्ट तो बोलेगी हम तो ऐसे चलेंगे, अब वाइडर में जाना है फिर तो हाई कोर्ट तक जाना पड़ेगा तो वो पहला क्राइटेरिया बन जाएगा। चलो 7 पे आ जाओ, टेरिटोरियल डिविजन्स। सिंपल एक पॉइंट इसके लिए माइंड में कर लो, जैसे एग्जांपल लो, मान लो पंजाब है, पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन सा है 23rd, अच्छा ठीक है। अब जो डिस्ट्रिक्ट की हदें हैं वहां उसमें क्या है कि पैरेलली ज्यूरिसडिक्शन चलती है, एग्जेक्टिव की जो है ज्यूरिसडिक्शन वो भी है, और ज्यूरिसडिक्शन इसकी जुडिशरी की भी है। एग्जेक्टिव में दो पार्ट है, हम ये कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग कि एक तो है पुलिस की हायरार्की होती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव की होती है। ये तीन पैरेलल चलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिस दोनों एग्जेक्टिव के पार्ट है। इनकी जो हायरार्की चलेगी तो इसके अंदर आप इसमें पॉइंट ये कर लो
SDM, ADC, DC, ये वाला क्राइटेरिया हो गया। SDM है तो सब डिविजनल वाला पार्ट हो गया उसके रिगार्डिंग। लॉ एंड ऑर्डर वाला पॉइंट है वो मेंटेन करने का इनके ऊपर आ गया एक उस सेंस में। पुलिस का है पर्टिकुलरली ऑफेंसेस वाला क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग। एक पॉइंट और दूसरा भी था, जैसे पुलिस है इट इज अ यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट, अब जब हम 0 FIR के थ्रू ये कर रहे हैं ये तो उससे बाहर जा रहा है, यूनियन लिस्ट नहीं बन रहा। सारी पुलिस को पावर्स मिल रही हैं इन्वेस्टिगेशन करने की, हर टाइप के ऑफेंसेस की। किसी और जगह पे हो रखा है आप यहाँ पे उसको कर लो, इस टाइप का नहीं बन रहा है ये वाला सिचुएशन। वो भी क्राइटेरिया बन रहा है भी, एक तरीके से जो स्टेट सब्जेक्ट है उसको यूनियन लिस्ट के तौर पे पावर्स दे दी गई। तो कल को कहीं इसी पॉइंट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के ऊपर क्वेश्चन लग जाए कि इट इज गिविंग दी वाइड पावर्स, it should be limited only and only to just recording, not to do the investigation, not to do the arrests. पर दूसरा पॉइंट वही आता है कि फिर एंसिलरी पावर्स वाला पॉइंट आ जाता है। पुलिस को भी चाहिए एंसिलरी पावर्स। पुलिस वाला केस है, कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, ASI है, SI है, SHO है, DSP है, SP, SSP है एंड सो ऑन। ये हायरार्की होगी। इनके जोन है अलग अलग बने हुए, सिटी है, सदर है, थाना, तो इनकी एक लोकल लिमिट्स होती है। उसी सेंस में इनमें तहसील की लिमिट एंड डिस्ट्रिक्ट की लिमिट्स होती है। सेम वे जो जजेस वाला पार्ट है ना कहीं इस एडमिनिस्ट्रेटिव वाले के पैरेलल ही चलता है। जैसे मोहाली डिस्ट्रिक्ट है तो मोहाली डिस्ट्रिक्ट का सेशन जज है, वहां पर उनके पास पावर्स रहेंगी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस और वो सारे बाकी सबऑर्डिनेट होंगे मोहाली डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अंडर में, सभी के सभी। सेम है मोहाली का जो पुलिस हेड है उसके अंडर में पुलिस वाला। ऐसा तो है नहीं कि पुलिस के पर्पस के लिए हम ये कर दें भी ये जो जो पटियाला का कुछ एरिया वो मोहाली वाले SSP उनके अंडर में कर देंगे और सेशन जज के अंडर कुछ राजपुरा वाला इधर कर देंगे। कंफ्यूजन क्रिएट होगी क्योंकि थानों की डिस्ट्रिक्ट जो है उनका डिमार्केशन है। That means the same line is drawn for the purpose of police districts, administrative districts and judicial districts. वर्ड हम वही लगा रहे हैं, एक्चुअली में वर्ड तो वही है, डिस्ट्रिक्ट है। तो एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट हो गया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ये हो गया। उस सेंस में ये चीज यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी। तो जो डिमार्केशन वो बाउंड्री में जो चल रही है, मान लो एक मोहाली शुरू होता है, चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ का सेशन अलग और वहाँ मोहाली वाला अलग। डिमार्केशन सेम, चंडीगढ़ पुलिस है, मोहाली पुलिस है, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, समझिए यही है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन सेक्शन 7। अब एक बार रीड कर दो इसको। Territorial division. Every state shall be a session division or shall consist of session division, and every session division shall, for the purposes of this code, be a district or consist of districts. State government may, after consultation with the High Court, alter the limits of or the number of such divisions and districts. The state government may, after consultation with the High Court, divide any district into subdivisions and may alter the limits or number of such subdivisions. The session division, districts, and subdivisions existing in a state at the commencement of this code shall be deemed to have been formed under this act. जो क्लॉज 1 था उसके एग्जांपल लो, मान लो चंडीगढ़ यूटी है तो चंडीगढ़ यूटी की एक ही डिवीजन मान के एक ही सेशन जज होगा। ठीक है, दिल्ली भी यूटी बट उसमें भी सेशन एक ही। बाकी अब उसको जब डिवीजन 5 में कर दिया तो वहां पे 5 जजेस हो गए सेशंस के। ये वाला पार्ट हो गया। यही वर्ड इसमें आया, पूरा स्टेट है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि मैनी मोर देन 1 सेशन डिवीजन हो जाएंगे। और जो सेशन डिवीजन हैं उनके लिए अलग से एक बाउंड्री वॉल अलग अलग तो नहीं होगी, डिमार्केशन टेरिटोरियल। जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाली चल रही है अभी, मान लो जो अमृतसर की है, जो पटियाला की है, जो जलंधर की है, जो इन पर्पजेस के लिए वही जुडिशियल पर्पजेस के लिए रहेगी। एक दूसरा जो क्लॉज है इसमें, 2 टाइप की होती है चीजें, एक होता है एस्टेब्लिशमेंट इंफ्रा, एक होता है पावर्स। जो इंफ्रा एंड एस्टेब्लिशमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। जैसे अभी एग्जांपल है, नया डिस्ट्रिक्ट बना मलेरकोटला, नया डिस्ट्रिक्ट बना, अपने आप में उसमें क्या चीजें आ जाएंगी आप बताओ। ये तीनों का एक हेड चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? दैट मीन्स एक नई सेशन डिवीजन नहीं क्रिएट होगी, नया डीसी का पोस्ट नहीं क्रिएट होगी। सेम वे
वहां पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वाला पॉइंट भी हो गया। मान लो मौके पे किसी पुरानी बिल्डिंग में चलता रहे, डेजिग्नेशन तो आ जाएगा ना, वहां पर नया क्रिएट हो जाएगा। तो ये काम किसने किया? स्टेट गवर्नमेंट ने। तो एस्टेब्लिशमेंट है दैट विल बी डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नया डिस्ट्रिक्ट बना, ऐसे नई तहसील बना दी, नया थाना बना दिया, ये काम कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि डाटा आ रहा है, मान लो एक काफी बड़ा जिला है जैसे डिस्ट्रिक्ट है, उन्होंने देखा कि उसमें 5 या 6 तहसील है, तो उन्होंने उसमें डाटा निकाला कि भी जो हेडक्वार्टर से उसके किसी एरिया की दूरी है वो 100 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर है, प्लस जो रेशियो है उसका जो टोटल केसेस में 45% है, दैट मीन्स उसकी 2 या 3 तहसील का इतना है, तो व्हाई नॉट 50% को अलग ही कर दो, कन्वीनियंस ऑफ द पीपल। जितने लोग केसेस के लिए डाटा के बेस देखो एड्रेस आ जाएगा सबका, उसके बेस पर ये वाला पार्ट भी रहेगा कि दैट देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ न्यू डिस्ट्रिक्ट, तो वो 3 तहसील को अलग करके नया जिला बना दिया। जब नया डिस्ट्रिक्ट बना तो फिर ये चीजें भी आ जाएंगी। पॉइंट समझ जैसे टेरिटोरियल वाला, तो इसमें भी फिर वही टेरिटरी वाला पार्ट कंटिन्यूड रह जाएगा। थर्ड में जो वर्ड है इसमें इन्होंने वर्डिंग आ गई ना कन्फर्मेंट वाला पार्ट, उसे स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन एंड मे ऑल्टर द लिमिट्स ऑफ द नंबर ऑफ सच सब डिवीजंस। इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे ये मैंने केसेस की एग्जांपल दी, इनमें डिस्ट्रिक्ट ना बना के हो सकता है एक सब डिवीजन बना दी जाए, तो एक जगह पे ऑलमोस्ट 15% या 20% केसेस आ रहे हैं, तो वहां पे एक छोटा जो कस्बा है वहां से वहां पर उसके साथ में अटैच कर दिए 3 या 5 थाने, तो नया कोर्ट बन जाएगा। तो दोज पावर्स विल बी कन्फर्ड बाय द हाई कोर्ट, रिकमेंडेशन विल बी बाय द हाई कोर्ट, भी नया कोर्ट चाहिए उसे। आपके आसपास में ऐसे छोटे होंगे जहाँ पे कोर्ट्स होंगी, अभी नॉट ए मतलब बिग सिटी बट उसके आसपास में उस तरीके से हो जाएगा। तो डिपेंड्स अपॉन डाटा जो कलेक्ट हो रहा है उसी के बेस पे, मतलब छोटे आप कह लो कि इसमें है मोका के आसपास है, पाका पुराना है या इस टाइप के है, वहां पे कोर्ट वाला पार्ट है, गढ़शंकर है, मतलब अब हाँ खमानो है, अब डिपेंड करेगा ना। छोटे कहने का मतलब है छोटा कोई सिटी हो जहाँ पे मतलब पॉइंट है कि केसेस हैं, तो एक ही जज के पास में वो सिविल एंड क्रिमिनल दोनों मैटर्स हो जाएंगे, कि वो सारे एक ही जगह पे सेटल डाउन हो जाएं। वही मेन प्रिंसिपल जज एक ही होगा वहां पे मालिक वहीं पे फोर्थ वाला क्राइटेरिया डिपेंडिंग अपॉन सर्कम, पॉइंट वही होगा कि टेरिटरी वाला इन्होंने इसमें इतना ही प्रोवाइड किया क्योंकि इसके बेस पर होगा क्या, ज्यूरिसडिक्शन का जो पूरा चैप्टर है दैट इज लिंक्ड विद दिस टेरिटरी वाला पार्ट। मान लो कोई केस का मैटर है, आप इसमें 54 में कोई क्राइम हुआ, अब कौन सी कोर्ट में जाएगा? 2 फेज में, लाइट पॉइंट पर हुआ है, फर्नीचर मार्केट निकलते ही जैसे लाइट पॉइंट के पास कोई क्राइम हुआ, फर्नीचर मार्केट से आगे लाइट्स आती हैं, वहां पे कोई क्राइम हो गया, वो हल्लो माजरा लाइट पॉइंट है उसके आसपास में कोई क्राइम हुआ, अगर हम इसके अकॉर्डिंग 0 एफआईआर वाला पॉइंट तो किसी में चला जाएगा, बट एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन तो एक ने करनी है ना, वो डिमार्केशन वाला पॉइंट तो आएगा। इनकी हमेशा थोड़ी डाउट सी रहती है जो मैंने बोला, क्योंकि आधा सेक्टर उधर आधा सेक्टर इधर है ये सिचुएशन भी है ना, क्लियर पूरा नहीं, आप मैप देख लेना उसमें। तो टेरिटरी वाला पर्पस ये कंफ्यूजन ना हो केस कहाँ चलना है, कल को लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के कारण चैलेंज भी ना कर दें कि ये डिसीजन वॉइड है, ठीक है, ये पर्पस है। चलो ये वाले सेक्शन कल रीड कर लेना, टाइप्स वाला पार्ट और इनको, क्यों इनको करके फिर हम मेन ऑफेंस की तरफ चलेंगे इसके रिगार्डिंग। पुलिस स्टेशन के अंडर में आती है, चौकी छोटा है, हाँ